हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार कोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, कॉलर्स डे है। हमारी पहली कॉलर हैं मेहरुन्निसा साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा शिरकत कर रही हूँ जी, फरमाइए। और ये बताना चाहूँगी कि इस मुल्क के जितने अरबाब इख्तियार हैं जो इस मुल्क पे हुकूमत करते हैं, पर्दे पे हो, सीन पे हो, सीन के बाहर हो, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत है कि कराची में के इलेक्ट्रिक को आके पूछ सके कि तुम दिन ब दिन पैसे बढ़ाते हो, बिजली के बिल लेते हो, बिजली के नाम पे तुम लोगों को जलील करते हो, तमाशा बना रखा है तुमने लोगों का। हमें किसी सियासतदान की कोई जरूरत नहीं है। अब उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, हम किसी की शक्ल नहीं देखना चाहते। हमारी तरफ से उन सब के ऊपर लानत है। लेकिन हमें पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, सेहत चाहिए, सफाई सुथराई, तंदुरुस्ती चाहिए, जो ये लोग नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक और ये तमाम इदारे सारे के सारे इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए हैं और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि एक पकड़ के पूछ ले कि हमें ये कंपनी नामंजूर है। सफाई की गई, एडमिनिस्ट्रेटर आए, झूठ बोलते हैं, कहीं कोई सफाई सुथराई नहीं, सब झूठ है, झूठ का निजाम है किसी पर्दे के ऊपर कोई सियासतदान, कोई अरबाब इख्तियार, सियासतदान के अलावा हुकूमत करने वाले लोग जो इस निजाम को दुरुस्त कर सके। यहाँ से टैक्स पीट के लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, काट काट के देते हैं, सब कुछ दिया किसी ने हमको, कुछ नहीं। इस मुल्क के अवाम से, इस शहर के लोगों से दरखास्त है, बाहर निकलो और निकल के हड़ताल करो, बताओ कि हमें कुछ नहीं देते। मार रखा है लोगों को बिजली के नाम के ऊपर कि गैस नहीं आ रही, पैसे कहाँ जाते हैं, इतना टैक्स कहाँ जाता है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। आपके जज्बात की बिल्कुल तर्जुमानी कर रहे हैं। हाँ। आपने वही बात की जो इस वक्त कराची का कमोबेश हर शहरी कर रहा है कि क्या होगा। एक अदद नेपरा की हियरिंग हुई थी तो उसमें भी इस हफ्ते के शुरू में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, टैरिफ तो आप दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, टैरिफ बढ़ाते जाओ, टैरिफ बढ़ाते जाओ, जब तक मोनोपोली रहेगी ये काम चलते रहेंगे। लेकिन मसले तो सारे इन्होंने बयान कर दिए हैं, हल किसी के पास नहीं नजर सही बात। अच्छा, बिजली नहीं होती तो जाहिर है पंपिंग स्टेशन नहीं चलते, पंपिंग स्टेशन नहीं चलते, पानी नहीं आता। पानी हालांकि सारे डैम भरे हुए हैं और लेकिन कराची में पानी नहीं है। 2-2 हफ्ते से हर कोई टैंकर डलवा रहा है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है मेहरुन्निसा साहिबा, ये शहर लावारिस है, यतीम कह लें, कुछ भी कह लें इसको, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब तक इस शहर के लोग खुद बाहर निकल कर एहतजाज नहीं करेंगे, किसी के कान पर जून नहीं रेंगेगी और शायद उस वक्त भी ना देंगे, लेकिन कम से कम लोगों को अगर बाहर निकलेंगे प्रेशर ज़रूर पड़ेगा। प्रेशर तो पड़ता है, ये बात नहीं है कि कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल आपकी तजवीज़ जायज़ है। इम्तियाज़ हुसैन साहब हैं कराची से ही। जी इम्तियाज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कराची वाला हूँ, ज़रा बोलने दीजिएगा। बात दरअसल ये है कि ऐन रात के 1:30 बजे तक बड़ी गहरी नींद होती है। ये कौन सा रॉकेट साइंस करते हैं, हमसे इंतकाम ले रहे हैं, लाइट बंद कर देते हैं। आप यकीन करें मैं 5-6 दिन इसका शिकार हुआ और मैं बीमार हो चुका हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, बहुत से सारे ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉयज के 6 महीने की 8 महीने की सैलरी न जाने किस वजह से रोक लेते हैं, फिर उनको 1 महीने की दे देते हैं, फिर 4-5 महीने की रोक देते हैं। तो क्या कानून में इसकी गुंजाइश है? और दूसरी बात, गुलिस्तान जौहर में हबीब यूनिवर्सिटी के पास एयरपोर्ट जाने वाला जो रास्ता है अपना पहलवान कोर्ट के पास, बाखुदा छोटा गड्ढा इतना बड़ा हो गया है कि अब सिर्फ साइड से एक गाड़ी जा सकती है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सिक्योरिटी रिस्क वाला इलाका है। एक दफा दहशतगर्दी एयरपोर्ट पे हो चुकी है। जी बिल्कुल इम्तियाज भाई, आपकी जो पहली बात है मेरे ख्याल में वही के इलेक्ट्रिक के बारे में है। और बिजली जिस तरह 1:30 बजे जाती है तो सबके साथ यही हो रहा है। हमारी भी 4 से 5 चली जाती है सुबह और वो हर जगह है। फिर 11:30 से 12:30, पता नहीं कौन सा शेड्यूल इस दफा नया बनाया है। यार उनका कहना है कि जी गैस नहीं आ रही। अच्छा, वफाक का कहना है कि जी सिंध हुकूमत ने लोगों से बिल पूरे ले रहे हैं, आप ज़्यादा ले रहे हैं, ओवर चार्ज कर रहे हैं। मगर जो अब आवाम का ये मसला नहीं है कि आपको गैस कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपने तो वादा किया है एंड यू आर अ प्राइवेट एंटिटी जिसको क्या हुआ तेरा वादा। हाँ सही बात। नहीं, इस पर थोड़ी सी डिटेल काम में ख्याल करना होगा अगले हफ्ते के असल मसला है क्या, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
वही बातों की जंग चल रही है और हमारे यहाँ यही सूरत हाल है, क्या कर सकते हैं। रहील अशर है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम रहील साहब। जी राहिल भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, देखिए अभी जो पहली कॉलर बहन थी उनकी बात को मैं जरा आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कराची की हद तक बात की। मैं कहूंगा देखिए हम पाकिस्तानी अवाम को कोई गर्ज नहीं है कोई किससे सुबह मिले, कोई रात को मिले, कोई अनऑफिशियल स्पोकमैन बने, कोई उनका ऑफिशियल स्पोकमैन मिले। हमें एपीसी से भी कोई गर्ज नहीं है। हमें गर्ज है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर क्यों नहीं हो रही। तो दवाइयाँ महंगी हो गई। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, 2016 में जो मैं अपनी जाती दवाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ मेडिसिन, वो 900 रुपए की थी, अब 2500 की आती है। बिजली का बिल वो देख लीजिए, गैस देख लीजिए। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। कहते हैं मूडी की रेटिंग्स ऊपर हो गई जी, हमारा करंट डेफिसिट बजट खत्म हो गया। मैं 1989 से कराची पोर्ट पे हमारा बिजनेस है। मैं बताऊं आपको, इंपोर्ट हमारे मुल्क में 50% से कम हो गई। इन्होंने ड्यूटीज बढ़ा दी। जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल आता है उन्होंने 50% इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट है नहीं। एक बात हो गई। दूसरी, इमरान खान साहब आज कह रहे थे कि जी मेरे साथ वो इदारे खड़े हुए क्योंकि मैंने कोई करप्शन नहीं की। चीनी का मसला देख लीजिए, गंदुम का मसला देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, एक दिन में 25 रुपए इन लोगों ने बढ़ाया। दवाइयां देख लीजिए 250%। वो कहते हैं जी दवाइयां इसलिए बढ़ाएं कि ताकि शॉर्टेज ना हो। मार्केट में दवाइयां जो अच्छी हैं, हार्ट की हैं, दूसरी चीजें वो हो गई शॉर्ट। तो मुझे बताइए हम लोग क्या। हेलो, बिल्कुल राहिल भाई, आपने जो बातें की हैं यही कमोबेश बहुत से लोग कर रहे हैं। और ये बात मैं भी हम लोग भी बताना चाह रहे हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप ये कौन किससे मिल रहा है, क्या हो रहा है, टॉक शोज़ पे लगे रहें, लेकिन असल मसाइल ये हैं कि इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही है। लोगों को मसाइल हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे इन्होंने कहा वो सफ़र हो रही है। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर बेहतर हो भी रही है ना, वो माइक्रो पर ट्रिकल डाउन ट्रांसलेट नहीं हो रही। लोग तो यही देखेंगे ना कि यार मैं मुझे क्या मिल रहा है, जाता हूँ चीज़ें खरीदने, मुझे किस दाम में मिलती है, मेरी आमदनी कितनी है, मुझे बिल, किराए, गैस, इन सारी चीजों में कितना देना पड़ता है। मुझे पता है कि मतलब बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन लोग तो इसी तरह गेज करेंगे ना यार। आटा चीनी जो कि बेसिक वो है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। उनकी 75% तक उनकी जो है कीमतें बढ़ी हैं। दवाइयों की 260% तक बढ़ी हैं। तो ये तो किसी अगर किसी महज़ब मुल्क में होता तो लोग बाहर आ गए होते कि यार मतलब मसला ये है ना बॉस के जब आप इस्लामाबाद में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लामाबाद में कोई मतलब दूध की नहरें बह रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप ऐवान इक़्तिदार में जाके बैठ जाते हैं ना, कोई भी हो, वो डिटैच हो जाता है जो ग्राउंड लेवल पर मसले मसाइल होते हैं। फिर आपको वो प्रेजेंटेशन देते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की, आप उसमें से एक अच्छी खबर निकाल के कहते हैं अच्छा ये भी सियासत है। इस्लामाबाद क्या, जब अपनी सियासी महलों में आप बैठते हैं, विच इज़ अ वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड, वो सिटी विद इन, हम स्टेट विद इन अ स्टेट की बात करते हैं ना, वो जो महल है वो सिटी विद इन अ सिटी है। ये रायविंड का उसके इर्द गिर्द वाले इलाकों से कोई ताल्लुक नहीं है, बिलावल हाउस का भी नहीं है, बनी गाला का भी नहीं है, यू सी। लेकिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है, जो कि कभी शायद यूनिवर्सिटी बननी थी, मुझे नहीं पता, जो भी नारे थे तो वो तो सब के सब ज़ीरो हो गए ना। तो बिल्कुल करप्शन थी, पिछले दौरों में रही है, लेकिन इस दौर में माशाल्लाह से इनएफिशिएंसी का भी इजाफा हो गया है, तो वो डबल किलर है। और जिसको सफ़र ज़ाहिर है अवाम करते हैं, और अवाम का जो गुस्सा है वो बिल्कुल इस सिलसिले में जायज़ है, और ये गुस्सा बढ़ेगा। ये चाहे आप डील कर लें आपस में, चाहे आप किसी से कुछ कर लें, कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किसको मिल रहा है यार, किसी को नहीं परवाह। मतलब ये मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है यार, हम ऐसे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, हाय अल्लाह वो से मिल रहे हैं, ओ बॉस यार 1950 से ये काम चल रहा है यहाँ पे यार, और अब हम मतलब भोले बने हुए हैं। खुदा का खौफ करो। ये आप ये इन चीज़ों पर आप उस वक्त बात करते हैं ना जब आप जेन्युइन इश्यूज पे बात नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल, और क्या, और डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। तो जब गुस्सा आवाम का और बढ़ेगा अभी गोइंग फॉरवर्ड, तो फिर ये सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी ना, तो फिर लोग कहेंगे ये क्या हुआ। हाँ बिल्कुल। एनीवे, बहरहाल अगले कॉल है हमारी दुरे शाहवार कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी दुरे शहबाज। मुबशिर और जरार, सबसे पहले तो मुझे कंफर्म करती हूँ कि मैं एक फेक आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ फॉर फेयर ऑफ पनिशमेंट। ओके ओके, ठीक है। आई एम फ्रॉम कराची, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। असल में हमने 15 सितंबर को जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी तो हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन ले लें। एनएटी ने ऑनलाइन कर दी है, उर्दू यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन कर दी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन ले रही है, लेकिन
स्पेसिफिकली जो कराची यूनिवर्सिटी का लॉ डिपार्टमेंट है उन्होंने मना कर दिया, कोई ऑनलाइन एग्जाम हम कंडक्ट नहीं करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन होंगे। उसके बाद जब फिर केसेस बढ़े तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, UPIT, एक दो और डिपार्टमेंट है जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इतना रिलीफ दिया कि उनको असाइनमेंट्स की बेस पे क्लियर कर दिया ताकि उनको यूनिवर्सिटी ना आना पड़े। ठीक है। आज लॉ डिपार्टमेंट में ये केस हुआ कि आज एक एग्जाम था, कंपनी लॉ का एग्जाम था, और उसमें एक स्टूडेंट जो कोरोना पॉजिटिव थी वो अपेयर हुई है, और अपेरेंटली वो स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम से पहले भी घूमती फिरती रही, वो आके बड़े आराम से क्लास में बैठी है, सीट पे बैठी है, सबसे वो मिली है, बात करी है, और फिर जाके उसको काफी देर के बाद टीचर ने उसको क्लास से बाहर निकाला है कि आप कैसे आ गए, आपको मना किया था, आप क्यों आई। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि कल रात में कुछ स्टूडेंट्स ने टीचर्स को, लॉ डिपार्टमेंट के टीचर को जो स्टूडेंट एडवाइस उनको स्पेसिफिकली अप्रोच किया था और उनसे कहा था कि इसकी रिपोर्ट हमारे पास है, इसको प्लीज आप ना आने दें, या तो फिर पेपर्स ऑनलाइन दें या एटलीस्ट इसको मना करें। स्टूडेंट की इस डिमांड पे कोई एक्शन नहीं लिया और लॉ डिपार्टमेंट सिर्फ अपनी जिद पे आया हुआ है, हर डरने पे आया हुआ है, और सिर्फ हमारी नहीं, हमारी फैमिली की जिंदगियों को भी रिस्क पे डाला हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये क्या सिर्फ KU की लॉ डिपार्टमेंट का मसला है या बाकियों ने, जैसे आप कह रही हैं, उन्होंने कोई और ऑनलाइन या असाइनमेंट्स के बेसिस पे किया, ऐसा ही है? कुछ डिपार्टमेंट्स का मुझे पता है, जैसे UPIT, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजुअल स्टडीज, इन्होंने अपना असाइनमेंट बेस कर दिया है कि हम असाइनमेंट की बेस पे पास कर देंगे या फिर ऑनलाइन ले लेंगे एग्जाम, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट नहीं मान रहा, और ये इंसिडेंट आज का है और ये लॉ डिपार्टमेंट का है। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इस पर बात, क्योंकि और भी मतलब एग्जामिनेशंस हैं और इदारे हैं जहां पर इसी तरह के मसले अब सामने आ रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अभी ब्रेक से पहले दुरेश अहवार साहिबा जो एक कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है वो बता रही थी कि उनके लॉ डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं, हालांकि दूसरी और वहाँ पर कोरोना का डर है क्योंकि कुछ कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स भी आके एग्ज़ाम दे रहे थे। इसके साथ साथ पिछले 2-3 हफ्तों से जो CIEs की स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि एक ऑप्शन दी गई थी कि आप अक्टूबर नवंबर में भी दे सकते हैं। अच्छा, कुछ स्कूल्स में आपको ऑप्शन नहीं दी थी, उन्होंने कहा था कि आपने यही करना है, और प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए फिर एक और मसला बन जाता है इसके लिए, तो उनको भी खतरा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। जो होना था, लॉकडाउन खुले हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल, तो केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो उनको भी डर है कि अक्टूबर नवंबर में आते आते क्या सूरत हाल होगी, और एग्जामिनेशन हॉल आपको पता है जिस तरह होते हैं, आप किस तरह मैनेज करेंगे। इसके साथ एक और जुड़ी हुई खबर ये भी है, इनफैक्ट एक और मसला ये भी है, उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो चीन में पढ़ रहे थे और वो वापस आए हैं, और आज इनफैक्ट उनकी एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही थी कि अपेरेंटली उनको अभी वापस जाने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन हालांकि मेरा ख्याल है कि जुल्फी बुखारी ने भी, ये मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी कहा था कि जी वी विल लुक इनटू इट अबाउट 1 महीना पहले, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ शायद मसला ज़्यादा चीन की तरफ से है, बिकॉज वो अभी लिमिट कर रहे हैं कि कौन वापस आ सकते हैं और किस तरह वापस आ सकते हैं, लेकिन इनका मसला हल नहीं होता। फॉलो इट अप ऑन दिस, इस पे भी फॉलो अप करना होगा उन सारी चीज़ों पे, क्योंकि अगेन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आप देख रहे हैं ना कि वहाँ पर अब मसले बन रहे हैं, तो अब पहली वेव से तो हम बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये ना हो कि सेकंड में हम चले जाएं, क्योंकि अब सर्दी का मौसम भी आ रहा है, और एक ये भी थ्योरी थी ना कि हो सकता है कि इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से कोरोना की ट्रांसमिशन इतनी नहीं हुई। बहरहाल आई डोंट नो, अल्लाह रहम करे। परवेज कमाल साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? खैरियत से सर? अल्लाह का शुक्र। फरमाइए सर। गुजारिश ये करनी थी, 3 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट का इंसाफ पर मुबनी एक तारीखी फैसला है जी, जिसका हम तमाम स्टील मिल के रिटायर्ड बुजुर्ग मुलाजिमीन, तमाम जजेस साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं। सर 2013 से स्टील मिल के लोग रिटायर हुए थे, जिनमें से तकरीबन 1000 लोग इंतकाल कर चुके हैं, और तकरीबन इतने ही लोग बिस्तरे मर्ग पर हैं, और कई लोग घरों से बेघर हो गए हैं, सिर्फ उनके जायज़ वाजबात ना मिलने की वजह से। लोगों के पास दवाई खाने के लिए पैसे नहीं है। सर इस वक्त तक तकरीबन 7000 लोग रिटायर हो गए हैं, तकरीबन 3000 लोगों ने अपने जायज़ वाजबात के लिए हाई कोर्ट में केस किया था,
और तकरीबन 4,000 लोग पैसे ना होने की वजह से केस ना कर सके। लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, इससे हम गरीब लोगों का एतमाद हाई कोर्ट पर बहुत बढ़ गया है। सर, फैसला ये आया है कि जिन लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया है, इन्हें 30 सितंबर तक उनकी तमाम रकम अदा कर दी जाए, और जिन लोगों ने केस नहीं किया यानी नॉन पेटिशनर, उनके तमाम वाजिबात हाई कोर्ट के नाज़र के पास 30 सितंबर तक जमा करा दिए जाएं। सर, जो पेटिशनर थे उनके पैसे तो मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन सर बात यह है कि गवर्नमेंट ने अभी तक नॉन पेटिशनर के वाजिबात अभी तक कोर्ट में जमा नहीं कराए। तो कल ईसीसी की मीटिंग हुई है, उसमें भी नॉन पेटिशनर के वाजिबात की कोई बात नहीं हुई। परवेज भाई, अगर हाई कोर्ट ने ये कंडीशन लगाई है तो आई एम श्योर हाई कोर्ट ही इस चीज़ को परसू करेगा, क्योंकि अगर एक कंडीशन लगा दी है उन्होंने तो हुकूमत को जमा कराने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में अगले हफ्ते ही इस पे बात करते हैं, और इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि ये जो है पेंशनर्स के जो पटिशनर्स नहीं थे उनके पैसे भी रजिस्ट्रार के पास जमा करा दिए जाएं, जैसा कि हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हिदायत दी है। एजाज़ अली साहब हैं कराची से। जी एजाज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये है, ये हालिया बारिश हुई है जी, हाँ सही है सर, कराची, हैदराबाद, मीरपुर का पूरा ये सारी हालत, गरीब आवाम के फसलें, ऊपर से जदी दिल कोरोना ये तबाह हो गई है। ये कहाँ है हमारा वजीर आजम की सूबों का है क्या? हमारा सूबा पाकिस्तान में नहीं आता है क्या? हम जो है क्यों नहीं आता है? सही है, बिल्कुल। देखें, आपकी बात शिकवा बजा है, और पहले भी कराची की तरफ से भी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड आई थी कि वज़ीर आज़म किधर गायब हैं, और फिर इवेंचुअली वो आए। पता है कराची का जो मसला है ना, वो तो चले, कराची का मसला था अर्बन फ्लडिंग का। अब यहाँ पे जो मसला है वो है कि सही रोड ख़राब है, ये वो बाकी सिंध में जो मसला है ना, वो इट इज़ कंटिन्यूइंग, क्योंकि अगेन पूरी, जैसे एजाज भाई ने बोला, पूरी फसलें आपकी डूब गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं, और मतलब खुले आसमान के नीचे, ठीक है। तो वहाँ पर द क्राइसिस इज कंटिन्यूइंग। वो एक अलग बात है कि ज़ाहिर है कि सारे हमारे कैमरे का फोकस हमेशा शहरों में ही होता है, वहाँ पर फोकस नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें मीडिया की कवरेज पर देखें तो यू विल रियलाइज के The crisis is not over, it is continuing over there। और मतलब सिंध की सूबाई हुकूमत को भी देखना पड़ेगा। वो जाहिर है वो ये कहते हैं कि विफाक उन्हें पैसे नहीं दे रहा, वो एक अजीब उनकी लड़ाई चल रही है। हर एक चीज़ में चल रही है ना, गैस वाली चीज़ में भी यही चल रही है, बिजली वाली चीज़ में भी यही चल रही है, और इस लड़ाई में कुचले कौन जाते हैं बॉस? आवाम। यही ब्रेक ले। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलीम साहब कराची से ही। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बाकी बातें तो ट्विटर पे होती रहती हैं। एक छोटे छोटे दो मसले थे सर। जरूर। एक तो ये कि ये यूनिवर्सिटियाँ इन्होंने खोल दी। अब सिंध मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उसकी तकरीबन 50-60% बच्चियाँ जो है वो तो जाती हैं पॉइंट की बसों में। आपने कभी किसी को भेज के देखें कि वो बच्चियां खड़ी किस तरह से होती हैं? यानी आप यकीन जानिए कि वो पायदान तक पे खड़ी होती हैं और एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं। ये तो इन्होंने कुछ अच्छा किया है कि लड़कों का अलग पोर्शन बनाया, लड़कियों का अलग। लेकिन अब SOPs वो कौन सी SOPs है जिस पे ये अमल कर रहे? दूसरी बात ये सर, 1:30 बजे एक मैसेज आता है कि आपकी लाइट 4:30 से 5:30 तक जाएगी। जी। अब मेरी एक बेटी है, वो है मेंटल रिटार्डेड, उसको एपिलेप्सी की बीमारी है। वो नींद में से अगर उठ जाए ना, आप यकीन जानिए उसको फिट्स पड़ जाते हैं, और उसके बाद जो हालत होती है ना, तो हम सारी रात तो सो नहीं सकते, और दिन में फिर जो है ना वो हमें बड़ी तकलीफ होती है। तो ये मतलब ये कि 4:30 से 5:30 तक लाइट जाना, ये कुछ समझ से बाहर होता है। जब मार्केटें बंद हैं सारी, और उस वक्त दफ्तर सारे बंद होते हैं, तो मैसेज आता है 1:30 बजे। यानी 1:30 बजे तक हम ये सोच रहे होते हैं कि मैसेज आया कि नहीं आया, और 4:30 बजे एग्जैक्ट लाइट चली जाती है। वो बेचारी जो है वो उसको फिट्स पड़ते हैं या जबान काट लेती है, कभी क्या हालत होती है।
अल्लाह माफ करे, इनको कोई अल्लाह ताला कोई इनको क्या कहें हम यार। बिल्कुल अच्छा, फोन करें ना इनको तो वो कहते हैं कि आपकी कॉल जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है जी। अब कॉल रिकॉर्ड की जा रही है का मतलब ये है कि क्या हम भी 49 के बाद 50वें नंबर पे आ जाएंगे क्या उन लोगों में? नहीं सर, बिल्कुल आपका शिकवा बजा। जो पहली बात की, मेरे ख्याल में अगर आपकी बेटी जाती हैं तो उन्हें इंश्योर कराएं कि वो कम से कम मास्क पहने हुए हों, ताकि इस सूरत हाल में यही हो सकता है। बदकिस्मती ये हुई है कि एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि जनाब कोरोना ख़त्म हो गया है और अब नहीं आएगा, डिस्पाइट द फैक्ट के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो एहतियात सब नहीं, यही है जो तुम कह रहे हो ना अभी। इससे देखो बॉस, क्या करना है, आप क्या कर सकते हो? आपने बाजार भी जाना है, आपने बस में भी जाना है, आपने पॉइंट बस में जाना है, एग्जाम्स भी आपने देने ही देने हैं, क्योंकि ये तो नहीं मानने वाले ना, मुझे तो नहीं लग रहा। तो यही है कि मास्क पहन लो और वही वो पुराने की एक छोटी बोतल सैनिटाइजर लेके बस मलते रहो 24 घंटे। और सकता है यही वो है। जफर राजर साहब हैं हैदराबाद से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी जफर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आवाज नहीं आ रही? जी अब आ रही है सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं कोई भी सियासी आदमी नहीं हूँ, गैर सियासी आदमी हूँ, 60 साल मेरी उम्र है। मुझे ये एक उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा हो जाए, अच्छे हाथों में आ जाए, हमें अच्छाई नजर आ जाए, आवाम की भलाई हो जाए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि 2 साल पहले 500 यूनिट के बिजली का बिल कितना आता था, आज 500 यूनिट बिजली का बिल कितना आता है? इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानी कौम का कितना दर्द है हमारे अंदर। सही बात है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये यानी कि एक जमाना था जो वो बिजली के बिल जलाए जा रहे थे कि भाई ये ज्यादती हो रही है, हम बड़े खुश हुए थे भाई ठीक है अब कोई अच्छा होने वाला है। अब हम कंपेयर करते हैं कि वो जमाना तो अच्छा था, वो 500 यूनिट का बिल तो इतना आता था, उस पर भी फाड़े जा रहे थे। अब 500 यूनिट का बिल कितना आता है? वो तौबा तौबा तौबा। वही जो हमने पहले भी बात की, कैसे अच्छा होगा? ये हुक्मरान जब पहुंच जाते हैं मसनद इख्तिदार पर तो फिर उन्हें नज़र नहीं आता और उनके इर्द गिर्द जितने मुशीर होते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि जी बिल्कुल सब अच्छा है, अवाम जो है वो बहुत खुश हैं। आप देखें, और आजकल तो सोशल मीडिया को ट्वीट्स निकाल के दिखा दी जाती है कि देखें जनाब ट्रेंड नंबर 1 पे चल रहा है और हर बंदा जो कह रहा है कि भाई खान साहब वाहिद उम्मीद है। मेरे ख्याल में जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत फ़र्क है और हुकूमत जितनी जल्दी इस बात को समझ लेगी तो बेहतर होगा, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर आम आदमी को ये कंसर्न बिल्कुल नहीं है कि आप जो है किस कदर जो है एफ़र्ट कर रहे हैं। वो एफ़र्ट ट्रांसलेट होती भी नज़र आनी चाहिए। हर दूसरे हफ्ते खान साहब कहते हैं कि जी अब हालात बेहतर हो जाएंगे, अब जो है वो 90 दिन, फिर 6 माह, फिर 2 साल। तो मेरे ख़्याल में बिल्कुल कहीं ना कहीं हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये जो वो महंगाई कर रहे हैं तो लोग उससे किस कदर तंग हैं। आई होप कि अल्लाह करे उनको ये बात समझ आ जाए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फिजिकल स्पेस भी बने ताकि ये चीज़ें हो भी सके। और जब आप डिलीवर नहीं करते तो लामहला लोग जो हैं वो लोग पिछले आपको रजीम से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। करना होगा ना, तो वो जाहिर है वो ये कहते हैं कि उस वक्त जो है बेहतर हालात थे, अब क्यों नहीं हैं, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े दावे किए। चले ठीक है जनाब। हमारे अब्दुल्ला खान अली रज़ा हैं कराची से। जी अली रज़ा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुबश्शिर साहब एंड तरार साहब। जी भाई हेलो। जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। जी अच्छा मुबश्शिर साहब, जरा साहब 2-3 इश्यूज थे जिन पे मुझे खाली बात करनी थी। जरूर। जो कि देखें, मैं एक यंग जनरेशन से ताल्लुक रखता हूँ। ओके। तो पिछले तकरीबन 2 साल से एक ही चीज सुनने में नजर आ रही। हेलो जी सुन रहे हैं सर, आप फरमाइए। देखिए आप ये देखें, जितनी भी ये पार्टीज हैं जिससे आवाम को शायद कोई लेना देना नहीं इनकी बातों से, कभी एपीसी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि हर पार्टी ये बोलती है 73 का आइन को बचाना है, 73 के आइन को बचाना है, 73 के आइन को बचाना है। तो इस आइन के अंदर अवाम के भी तो कोई हुकूक लिखे, उसके लिए कभी कोई पार्टी क्यों नहीं बोलती? नवाज शरीफ साहब एक स्पीच नहीं कर सकते कि भाई अवाम के हकूक मारे जा रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब की कोई पार्टी कोई कुछ भी नहीं बोलता, 73 का आइन इन लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन अवाम के हकूक के लिए कभी भी कोई बात नहीं होती, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, बिजली, पानी, गैस, सड़कें, किसी पे कोई बात नहीं हो रही है।
उसके साथ साथ अभी देखे सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है, जो मोटरवे का केस हुआ था, उसके बाद से कितने केसेस हो चुके हैं, ना तो बच्चियां ना ही बच्चे, कोई भी महफूज नहीं है। क्या ये प्रायोरिटी मसला नहीं था? क्या ये मुल्क का प्रायोरिटी मसला नहीं है कि जिसपे सब पार्टी को सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए, और आप बेकार की बातों में लगे पड़े जिससे आवाम का ताल्लुक ही नहीं है कोई भी, उस पे लगे हुए। लेकिन आप थर्ड बात ये कि आप देखें तमाम स्कॉलर्स को आपने केई की बात पे सुना होगा कि केई को सब बुरा बुरा कह रहे हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट मसला है जिसपे कोई पार्टी नहीं बोल रही है कुछ भी, सब अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं बैठ के। तो अवाम के फंडामेंटल राइट्स तो ये हैं। फोर्थ मसला ये कि देखिए, आप देखें दुनिया भर में ई कॉमर्स का जो है इस वक्त बूम है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते तो ये है कि हम नई नस्ल को आगे लेके जाएंगे और ये करेंगे, लेकिन कोई ऐसा इकदाम नजर नहीं आ रहा। दुनिया भर में 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे 2 घंटे में कंपनीज बन रही हैं। आप बताएं कि इतने बेचारे यूट्यूबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और यहाँ इतने लोग हैं जो इनको गवर्नमेंट से बात भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ ये लोग कोई ना कोई कॉपरेट करते ही नहीं। दुनिया भर आगे पहुंच रही है और हम लोग अपनी यंग जनरेशन को लेके या तो टिकटॉक पे लगा देंगे या फिर हम लोग किसी गेम में लगा देंगे। उनसे फायदा लेना। दुनिया भर में 16, 17, 18 साल के बच्चे जॉब करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम लोग पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं। यंग नस्ल का करेंगे क्या? आपने नई नस्ल का बिल्कुल हम कहते रहे हैं कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो यही यूथ जो जिस पे हम फ़ख्र करते हैं कि 65% आबादी का हिस्सा है, वो एक यूथ बॉम्ब बन जाएगी। और फिर ज़ाहिर है उस वक्त फिर कोई तमीज़ नहीं होगी कि कौन आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है या कौन APC कर रहा है। तो ये चीज़ें देखने के ई कॉमर्स के हवाले से एक हमारे यहाँ ना पेपाल आती है, ना जो लोग बच्चे बाहर के लिए अगर काम भी कर रहे हैं उनको पैसे मंगवाने के लिए इतना लंबा जो है वो करना पड़ता है। कहना बड़ा आसान होता है ना, करना बड़ा मुश्किल होता है। सही बात। इसी बात पर एक वफ़ा ले लें। वेलकम बैक। और हमारे साथ हस्साम बावी साहब हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अल्लाह का शुक्र जी। हस्साम फरमाइए। सलाम टू ज़रार साहब। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे एटलीस्ट 2 मिनट देंगे बात करने के लिए। फरमाइए। 3 मिनट ही बाकी है सर, बोले। करनी है सर। जी उसके बाद एक दूसरी बात करेंगे। जी फरमाइए। अच्छा, मैं इस वक्त टीवी देख रहा हूँ लेकिन आप लोगों को नहीं देख पा रहा। इससे पहले कॉलर जो थे जो बात करते थे, आप कहते थे कि आपकी आवाज आ रही, क्योंकि वो टीवी से देख के बात करते थे। अच्छा, मैं जो देख रहा हूँ, मैं इस वक्त देख रहा हूँ मेरे टीवी पे जो चैनल आ रहे हैं, चैनल 5 आ रहे हैं और सिटी 42 आ रहा है, दिन न्यूज आ रहा है, बोल्ड न्यूज आ रहा है, वक्त न्यूज आ रहा है और पता नहीं फ्ला चैनल आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिस एरिया में मैं रहता हूँ, इस एरिया को जो केबल प्रोवाइडर है यह है कंबाइंड केबल नेटवर्क। ओके। अच्छा, इसको मैंने न्यूमरस टाइम पिछले 4 महीने से, मैं आपको पहले भी कॉल करता रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को याद हो, आई वाज रेगुलर कॉलर जी। तो मैंने इनको न्यूमरस कॉल की कि यार आप डॉन न्यूज चलाएं। तो कह रहा यार हमारी मजबूरी, हम नहीं चला सकते, डॉन न्यूज तो नहीं चला सकते। मैंने बोला यार बहुत, मैंने जब इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा था यार आपकी रिक्वेस्ट है कि आप डाउन न्यूज वालों को बोले कि हमें एक मोबाइल या आईफोन तो दे दें ताकि बाकी चैनल वाले जिस तरह देते हैं तो ये भी देंगे तो हम आपको चला देंगे, आपकी रिक्वेस्ट कर लेंगे। तो ये आप लोगों के जो यहाँ पे क्या बताएं जी बंदे जो यहाँ पे जी बिल्कुल, उनको बोले जरा केबल नेटवर्क पे जरा एक दफा देखा तो करे कि कहाँ पे डाउन आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। तो थोड़ा आप लोग को ये थी तो देखिए सब। बिल्कुल सही है। एक चैनल है जिसके हम थोड़ी बहुत 50% या 30% जो सच आता है वो तो सुन ले, देख लें। ठीक है मेरे भाई, आपकी बात बजा है। 30 to 50% ठीक है यार। चलें, फहद शेरवानी है, हम इसको फॉलो अप करेंगे। हस्साम बावी, फहद शेरवानी है कराची से। जी फहद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी फहद, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। जी, मेरा सवाल सिर्फ एक छोटा सा है आप लोगों से कि आवाम को जब हुकूमत से जब लाया जाता है तो आवाम की जरूरत होती है। हुकूमत अगर सही तरह से डिलीवर ना करे तो इसको हटाने के लिए आवाम के पास क्यों नहीं इस तरह का दिया जाता है कि अगर हुकूमत से मुतमईन नहीं है आवाम तो कोई इस तरह के रूल्स लाए जाएं कि आवाम उनको हटा सके। या नया पाकिस्तान बनने की हम सुनते रहे कि पाकिस्तान बन रहा है, उसके बाद अब उसको भुगत भी रहे। जो हुकूमत आती है जो भी करके जाती है उसके बाद से उसके साइड इफेक्ट जितने आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो आवाम ही भुगत रही होती है। चाहे कि इलेक्ट्रिक यहाँ पे अभी गैस के प्रेशर की कमी की वजह से जो है वो बिजली का रोना चल रहा है, लेकिन ये फर्नेस ऑयल के रेट चार्ज कर रहे होते हैं और गैस के प्रेशर की वजह से लोड शेडिंग चल रही है। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो अगर मसाइल क्रिएट करे और उस मिली भगत से जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं आवाम पे उसका आता है, तो ये आवाम कब तक ये सारी चीज़ें भुगतती रहेगी और
कौन देखेगा इन तमाम मामला? देखिए फाज, मेरे ख्याल में आवाम को, सॉरी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, वरना हम जवाब भी नहीं दे पाएंगे। आवाम को ही बाहर निकलना होगा अगर उन्हें अपने मसाइल का हल चाहिए। बदकिस्मती से जैसे ज़रार भी अक्सर कहते हैं कि हमारा सिस्टम है धक्का स्टार्ट, कि आप जब तक प्रेशर नहीं देंगे कोई आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। मुस्तकिल प्रेशर रखना है, और यही आवाम को, आपने देखा बारिशों में लोग बाहर निकले तो उसका एक इम्पैक्ट हुआ, जैसा भी सही, लेकिन चंद दिनों के लिए सही। लेकिन जब आटा, चीनी और बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? ये चीज़ जो है वो करने की है। जब आप लोग आवाम बाहर निकलेंगे, प्रेशर देंगे, तो यही जमातें जो इस वक्त किसी और चीज़ के ऊपर फंसी हुई हैं, वो उनकी मजबूरी बन जाएगी कि वो आपके साथ आएँ और उस प्रेशर को सप्लीमेंट और हमारी मजबूरी बन जाएगी कि हम उसको कवर करें। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। पीर को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।